India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगी। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। शाहीन बाग फैसले पर स्पष्टीकरण आवेदन सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा, फैसला अपने लिए खुद ही बोलता है। फैसले में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं हो सकता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीएए विरोधी भाषणों के मामले में शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह के आरोप किए तय। एएमयू जामिया में दिए गए सीएए विरोधी भाषणों पर कार्रवाई। भदोही विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी की थी याचिका खारिज। विजय मिश्रा, उनके बेटे बेटी और भतीजों समेत 14 पर है केस दर्ज। अभिनेता दिलीप यौन उत्पीड़न केस में सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने के लिए राज्य की याचिका पर निर्देश देने से किया इंकार। फैसला ट्रायल कोर्ट के विवेक पर छोड़ा। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग धरने के संबंध में पारित 7 अक्टूबर 2020 के अपने फैसले के स्पष्टीकरण के लिए दायर एक विविध आवेदन को खारिज कर दिया। एडवोकेट अमित साहनी की एक याचिका में, जिसमें शाहीन बाग में सीएए एनआरसी के खिलाफ धरने को हटाने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अक्टूबर 2020 के फैसले के माध्यम से कहा था कि एक कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार मौजूद है, लेकिन असहमति व्यक्त करने वाले प्रदर्शनों को नामित स्थानों पर किया जाना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। दिल्ली के शाहीन बाग के धरने को लेकर दिए गए फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फैसला खुद ही बोलता है, इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। याचिका खारिज करते हुए पीठ के प्रमुख जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि अब जब ये मुद्दा ही खत्म हो गया है तो इसे क्यों सूचीबद्ध किया गया। कोर्ट ने कहा, इस याचिका में अपीलकर्ताओं ने फैसले में क्या स्पष्टीकरण मांगा है, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि फैसला स्वयं इतना स्पष्ट है कि उसमें किसी स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है। अब तो पूरा मुद्दा ही खत्म हो गया है। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। स्पष्टीकरण के लिए पीठ के सामने सैयद बहादुर अब्बास नकवी ने अर्जी दाखिल की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2020 के फैसले में कहा था कि किसी कानून के खिलाफ नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार तो है, लेकिन असहमति व्यक्त करने वाले प्रदर्शन तय स्थानों पर ही होने चाहिए, न कि सड़क, पार्क या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, और वो भी अनिश्चित काल तक। प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक जगह पर अनंत काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। ये फैसला वकील अमित साहनी की याचिका पर आया था, जिसमें शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सड़क से हटाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति कौल ने अपने फैसले में ये कहते हुए कहा कि शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के कारण सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई। उन्होंने कहा, सार्वजनिक तरीकों पर इस तरह का कब्जा, चाहे वो विवादित स्थल पर हो या कहीं और, विरोध प्रदर्शन के लिए स्वीकार्य नहीं है और प्रशासन को अतिक्रमण या अवरोधों से क्षेत्रों को साफ रखने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।
पीठ ने आशा व्यक्त की थी कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और विरोध कुछ सहानुभूति और संवाद के साथ ऊपर बताए अनुसार कानूनी स्थिति के अधीन है, लेकिन हाथों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला के मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी शादी को रद्द कर दिया। महिला ने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ एक पुरुष से शादी की थी। महिला के परिवार वालों ने पति के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। अपहरण के अपराध में पति के परिवार के कुछ सदस्यों को भी FIR में आरोपी बनाया गया था। वो व्यक्ति और अन्य आरोपी जो उसके परिवार के कुछ सदस्य थे, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने इस मामले को खारिज करने की मांग की कि पीड़िता ने स्वेच्छा से आरोपी के साथ शादी की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने लड़की के आरोप को ध्यान में रखते हुए शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया कि आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद उस शख्स और उसके परिवार के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का हवाला देते हुए कहा कि शादी आरोपी और महिला के बीच स्वेच्छा से हुई थी। अदालत ने कहा कि हमारे सामने केवल ये कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता के कुछ विवाह पूर्व प्रेम संबंध थे। ये शायद ही भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध हो। पीठ ने उन दोनों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि महिला पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती, वो आगे पढ़ने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की इच्छुक है। कोर्ट ने कहा कि रिश्ते में पूरी तरह खटास आने की बात इस बात से जाहिर होती है कि पति ने भी क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की। पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि दोनों पक्षों को अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वो कम उम्र है। दोनों पक्ष संबंध जारी रखने के इच्छुक नहीं है, जबकि अपीलकर्ता का दावा है कि शादी हुई थी। प्रतिवादी दूसरी शादी की इच्छा रखता है। जैसे भी हो, इस रिश्ते को समाप्त किया जाना चाहिए। इधर भदोही जिले के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। जिला कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से निराश होने के बाद दबंग विधायक विजय मिश्रा को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। भदोही के जैतपुरा थाने में विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे बेटी और भतीजों समेत 14 लोगों के खिलाफ 13 सितंबर 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी प्रकरण में विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। विधायक विजय मिश्रा फिलहाल आगरा की जेल में बंद हैं। विजय मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। दबंग विधायक विजय मिश्रा ने चुनाव के मद्देनजर जमानत मांगी थी। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। विजय मिश्रा लगातार 3 बार से भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं। 2017 में विजय मिश्रा ने निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। उधर विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस के अनुसार विष्णु मिश्रा के देश से फरार होने की सूचना पर यह नोटिस जारी किया गया है। विष्णु मिश्रा उसके पिता विजय मिश्रा के साथ ही लूट, डकैती और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस को लंबे समय से तलाश है। ज्ञानपुर के कोल्हापुर निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने बीते वर्ष 4 अगस्त को विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी, विधान परिषद सदस्य रामलली मिश्र और बेटे विष्णु कुमार मिश्रा के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनकी पत्नी को उच्च न्यायालय से सशर्त अग्रिम जमानत मिली है। विष्णु मिश्रा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट के बाद उच्चतम न्यायालय से भी अग्रिम जमानत को लेकर दी गई अर्जी को खारिज किया गया और वो फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल पूरी करने के लिए केरल सरकार द्वारा अधिक समय की मांग किए जाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य के अनुरोध पर समय नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन निचली अदालत को जरूरत पड़ने पर अधिक समय दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन खारिज करते हुए कहा कि इसके गलत मैसेज लगाया जाएगा। मामले में दक्षिण भारतीय एक्टर दिलीप और अन्य 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। इस मामले में जांच कर रहे अधिकारी को कथित रूप से धमकाने को लेकर एक्टर दिलीप समेत अन्य से अपराध शाखा कार्यालय में सोमवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। केरल हाईकोर्ट के निर्देश पर दिलीप और 4 अन्य आरोपियों, जिसमें अभिनेता के भाई और बहनोई, साथी चालक और मित्र भी शामिल हैं, उसके साथ ही सोमवार सुबह 9 बजे अपराध शाखा के कार्यालय पहुंचे थे। इससे पहले रविवार को अधिकारियों की 5 अलग अलग टीम ने सभी आरोपियों से लगातार 11 घंटे तक पूछताछ करके उनका बयान दर्ज किया था। पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक S. श्रीजीत और पुलिस महानिरीक्षक गोपेश अग्रवाल की निगरानी में हुई थी।
इस बीच अपराध शाखा के सूत्रों ने बताया कि जांच अधिकारी मामले में किसी को गवाह के रूप में पेश करने के करीब है। उन्होंने कहा कि रविवार को आरोपियों के बयान में कुछ विरोधाभास दर्ज किया गया था, जिसके संबंध में सोमवार को एक बार फिर से पूछताछ हुई। केरल हाईकोर्ट ने बीते शनिवार को दिलीप की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। हालांकि अदालत ने दिलीप और 4 अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए 23, 24 और 25 जनवरी को अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए आदेश भी दिया है। कोर्ट ने चेताया था कि पूछताछ के लिए ना पहुंचने पर, जांच में सहयोग ना करने पर आरोपियों को मिली अंतरिम राहत रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सोमवार सुबह एक बार फिर से गुमनाम नंबर से एक ऑटोमेटेड कॉल प्राप्त हुई है। इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को किए गए कॉल में कॉलर ने खुद को इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य होने का दावा किया। उसने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मोदी सरकार। मालूम हो कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को गुमनाम नंबर से कॉल प्राप्त हुए थे। इस महीने की शुरुआत में वकीलों को यूनाइटेड किंगडम ऑफ कनाडा और साथ ही गुमनाम नंबरों से कई बार कॉल आए, जिसमें पंजाब के हुसैनवाला फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा उल्लंघन की जिम्मेदारी ली गई थी। उसी वक्त कॉलर ने सिख फॉर जस्टिस का सदस्य होने का दावा किया था। तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को एक गैर सरकारी संगठन लॉयर्स वॉइस द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से परहेज की चेतावनी भी दी गई थी। लॉयर्स वॉइस ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग की जांच की मांग की। दिल्ली की कड़कड़ुआ अदालत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया इलाके में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामले में शर्जील इमाम के खिलाफ आरोप तय किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह, 153A धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, 153B यानी कि आरोप राष्ट्रीय एकता के खिलाफ अभिकथन, 505 यानी कि सार्वजनिक दुर्भावना के लिए बयान के साथ ही धारा 13 के तहत आरोप तय किए गए। इमाम पर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत मामला दर्ज किया गया था। यूएपीए के तहत कथित अपराध को बाद में जोड़ा गया। इमाम की ओर से पेश हुए अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि इमाम द्वारा दिए गए भाषणों में हिंसा का कोई आह्वान नहीं था और अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोप केवल बयानबाजी थे जिनका कोई आधार नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह का कारण नहीं हो सकता और किसी व्यक्ति को पूरी तरह संदेह के आधार पर आरोपित नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष के इस तर्क का खंडन करते हुए इमाम ने अपना भाषण अस्सलामु अलैकुम शब्दों के साथ शुरू किया था, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि एक विशेष समुदाय को संबोधित किया गया था, न कि बड़े पैमाने पर। इस पर मीर ने कहा, क्या अभियोजन पक्ष चार्जशीट वापस ले लेता अगर शर्जील इमाम ने गुड मॉर्निंग, नमस्कार आदि के साथ अपना भाषण शुरू किया होता। बयान बेहद खोखला और खालिश बयानबाजी है। दूसरी ओर विशेष लोक अभियोजन अमित प्रसाद ने इस तर्क का विरोध किया कि विरोध करने का मौलिक अधिकार उस सीमा से आगे नहीं जा सकता जिससे जनता को समस्या हो। उन्होंने अमित साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि हमें निष्कर्ष निकालने की कोई संकोच नहीं है कि सार्वजनिक रास्तों पर इस तरह का कब्जा, चाहे वो प्रश्नगत जगह पर हो या कहीं और, स्वीकार्य नहीं है और प्रशासन को क्षेत्र को अतिक्रमण या अवरोधों से मुक्त रखने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि कथित देशद्रोही भाषण देकर इमाम ने भारत की संप्रभुता को भी चुनौती दी है और मुसलमानों में निराशा और असुरक्षा की भावना डालने की कोशिश की कि उनके पास देश में कोई उम्मीद नहीं बची। हाल ही में इमाम को 13 और 14 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई हिंसा से संबंधित एक मामले में जमानत मिली थी। दूसरी तरफ उन्हें 2019 के मामले में जमानत से वंचित कर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके कारण दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर दंगे हुए हैं। तो इधर अगर बात की जाए दिल्ली उच्च न्यायालय की, तो उन्होंने UIDAI या फिर विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को उन 400 से अधिक लोगों के बारे में सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी में सिविल डिफेंस में पंजीकरण कराने के लिए कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड जारी किए गए थे। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने दिल्ली सरकार की वो याचिका स्वीकार कर ली है जिसमें UIDAI को ये निर्देश देने को आग्रह किया गया है कि वो मामले की पड़ताल के लिए जांच एजेंसी द्वारा आधार कार्ड धारकों के बारे में मांगी गई सूचना मुहैया कराएं।
भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने कथित आपराधिक षड्यंत्र को लेकर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, अदालत याचिका को स्वीकार करती है। अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि याचिका में संलग्न जिन लोगों के भी नाम हैं, उनके बारे में आधार कानून के प्रावधानों के तहत सभी संबंधित सूचना मुहैया कराएं। याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा में शिकायत की कि डीटीसी दिल्ली परिवहन दिल्ली की बसों में जिस तरीके से मार्शल की भर्ती हुई है वो अवैध है। इसमें आरोप लगाया गया कि भर्ती प्रक्रिया से छेड़छाड़ की गई है। जिलाधिकारी ने अपने गृह राज्य राजस्थान के 400 से अधिक लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए और आधार कार्ड बनवाए जाने के लिए उन्हें दिल्ली के निवासी के तौर पर सत्यापित किया। साथ ही प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए जबरन वसूले गए। शिकायत के आधार पर जनवरी 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंध न रखने वाले व्यक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं तो उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिनियम की धारा 3(1)(10) के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की एकल पीठ ने 2 आरोपित यमुना और विजया को आरोप मुक्त करते हुए कहा, यदि वैसे व्यक्ति द्वारा गलत सूचना के आधार पर फर्जी प्रमाण पत्र हासिल कर लिया जाता है तो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोक सेवक उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हो। याचिकाकर्ताओं पर उक्त अपराध के लिए उस आरोप पर मुकदमा चलाया गया था कि उन्होंने खुद को मराठी जाति का सदस्य होने की बात प्रदर्शित करने को लेकर झूठे जाति प्रमाण पत्र पेश किए, जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि जाति प्रमाण पत्र 1977 और 1983 में जारी किए गए थे। जब ये जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे तब अधिनियम अस्तित्व में नहीं था। इस साल 1989 में लागू किया गया था। इस प्रकार ये समय अपराध नहीं था जब जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। अदालत ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि ये जाति प्रमाण पत्र 1977, 1983 में जारी किए गए थे, इसलिए ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जब जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे तब अधिनियम बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 3(1)(9) के तहत अपराध की चार्जशीट किया गया है। भारत के संविधान अनुच्छेद 20(1) के मद्देनजर उन पर धारा के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अधिनियम के रूप में कानून उस दिन मौजूद नहीं था जब प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक साइबर अपराध मामले की उचित जांच का निर्देश दिया। मामले में आईपीसी की धारा 419, सह-पठित 420 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत आरोप लगाए गए थे। जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि न्यायालय समझता है कि स्थानीय पुलिस साइबर धोखाधड़ी की जांच में सक्षम है और इसके लिए उसे जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों की मदद लेनी पड़ेगी। इस न्यायालय की राय में साइबर अपराधियों द्वारा कोई भी साइबर धोखाधड़ी बैंक खाता विवरण, खाता धारकों के फोन नंबर आदि बैंक कर्मचारियों द्वारा लीक किए जाने के बाद ही किए जाते हैं। याचिकाकर्ता आरोपी को बड़े पैमाने पर आम जनता को धोखा देने के उद्देश्य से 28 पृष्ठों वाले मोबाइल फोन नंबरों के कब्जे में पाया गया था। इससे पहले कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज करते हुए पुलिस अधीक्षक को मामले में शामिल आरोपियों और अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसने क्षेत्र में साइबर अपराध की समग्र स्थिति से विस्तृत जवाब भी मांगी। जिले में बड़े पैमाने पर साइबर अपराधों को देखते हुए न्यायालय ने एक घटना पर भी ध्यान दिया, जहां पर एक वकील तत्कालीन सीजेआई, पटना हाईकोर्ट के जजों, केंद्रीय कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जजों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गाली देता रहा, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा दुर्व्यवहार की रिपोर्ट नहीं दी गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पीएनबी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से परामर्श करने का निर्देश दिया जाता है यदि वो बैंक में साइबर धोखाधड़ी को कम करने और अपने ऐप्स में आवश्यक संशोधन करने का पालन करते हैं, ताकि साइबर अपराधियों द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों को धोखा न दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि बैंक अधिकारी इस तरह की धोखाधड़ी में पूरी तरह से शामिल है। पीएनबी का एक कर्मचारी साइबर क्राइम में शामिल था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसकी मिलीभगत के बिना इस तरह का अपराध नहीं हो सकता है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.